नमस्कार। जैसा कि कार्ल सैगन ने कहा था, विलुप्त होना नियम है, जीवित रहना अपवाद है। और आज जलवायु परिवर्तन के इस दौर में ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। आज हम कार्बन मूल्य निर्धारण यानी कि कार्बन प्राइसिंग पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये विषय यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पर्यावरण नीति में रुचि रखने वाले हर किसी के लिए भी जानना जरूरी है ना? जी हाँ, बिल्कुल। हम विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट है स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025 और डाउन टू अर्थ डीटीई में जो इसका विश्लेषण छपा है उसके आधार पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि दुनिया भर की सरकारें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की उन लागतों से कैसे निपट रही हैं जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। बिल्कुल। और ये जो अनदेखी लागतें हैं, जैसे कि खराब फसलें या फिर स्वास्थ्य पर बढ़ता खर्च, बाढ़ से जो नुकसान होता है संपत्ति का, ये सब असल में समाज ही उठाता है। राइट। कार्बन मूल्य निर्धारण का जो मूल विचार है वो इन्हीं बाहरी लागतों को उत्सर्जन के स्रोत से जोड़ना है। मतलब ताकि प्रदूषण करने वाले अपनी गतिविधियों के असर की कीमत समझें और चुकाएं भी। अच्छा, और ये विचार अब कितनी तेजी से फैल रहा है दुनिया में। रिपोर्ट के आंकड़े तो क्या कहते हैं, चौंकाते हैं। 2005 में सिर्फ 5 ऐसी व्यवस्थाएं थीं और आज 80 हैं। हाँ, 80। और ये दुनिया की लगभग 2/3 जीडीपी वाले देशों को कवर करती हैं। राइट। वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का करीब 28% हिस्सा अब इनके दायरे में है। और भारत, ब्राजील, तुर्की जैसे बड़े देश भी इस दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वाह। तो इसके लिए तरीके क्या क्या अपनाए जा रहे हैं, साधन क्या है? हाँ, इसमें मुख्य रूप से 3 तरह के साधन या इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। पहला है उत्सर्जन व्यापार प्रणाली, जिसे ETS कहते हैं, एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम। इसमें सरकार एक कैप तय करती है कि भाई कुल इतना उत्सर्जन हो सकता है। फिर कंपनियों को उत्सर्जन परमिट मिलते हैं जिनका वो आपस में व्यापार कर सकती हैं। जी, दुनिया में ऐसे 37 ETS अभी चल रहे हैं। अच्छा, तो भारत का जो प्रस्तावित ETS है वो भी इसी मॉडल पर है क्या? पूरी तरह नहीं। देखिए, भारत सरकार ने 2024 में नियम तो बनाए हैं, लेकिन ये एक दर आधारित यानी रेट बेस्ड ETS होगा। ये औद्योगिक क्षेत्र में उत्सर्जन की तीव्रता को, मतलब एमिशंस इंटेंसिटी को टारगेट करेगा। तीव्रता मतलब ये कि उत्पादन के प्रति यूनिट उत्सर्जन कम करना होगा, लेकिन कुल उत्सर्जन पर कोई वैसी सख्त सीमा, जिसे एब्सोल्यूट कैप कहते हैं, वो नहीं होगी। शायद ये भारत के जो विकास लक्ष्य हैं और उत्सर्जन तीव्रता कम करने की जरूरत है, उसके बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास है, एक तरह से। दिलचस्प है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है, हाँ, सीधा कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स ये जीवाश्म ईंधन के जलने पर या उनकी कार्बन सामग्री पर सीधे लगाया जाता है। दुनिया में 43 कार्बन टैक्स अभी लागू हैं। और तीसरा है कार्बन क्रेडिटिंग तंत्र, कार्बन क्रेडिटिंग मैकेनिज्म। इसमें ऐसा होता है कि जो गतिविधियां उत्सर्जन कम करती हैं, जैसे मान लीजिए लैंडफिल से मीथेन गैस निकलने से रोकना, या उत्सर्जन हटाती हैं, जैसे जंगल लगाना, उन परियोजनाओं से क्रेडिट बनते हैं। एक क्रेडिट का मतलब होता है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन कम करना। अच्छा। और फिर कंपनियां इन क्रेडिट्स को खरीदकर अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा कर सकती हैं। तो ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं रही, इससे तो सरकारों को अच्छा खासा राजस्व भी मिल रहा है। हाँ। रिपोर्ट कहती है $100 बिलियन से ज्यादा। जी हाँ, राजस्व तो आ रहा है। लेकिन क्या ये राजस्व इस बात का संकेत है कि कीमतें इतनी हैं कि उत्सर्जन वाकई कम हो, या ये बस कमाई का एक नया जरिया बन गया है? ये सवाल मन में आता है। ये एक बहुत अहम सवाल है। देखिए, राजस्व जरूरी हो सकता है, पर असली मकसद तो उत्सर्जन घटाना है, तो कीमतों का प्रभावी होना बहुत जरूरी है। वैसे एक और बात यहाँ ध्यान देने वाली है, कवरेज। मतलब ये कहाँ लागू है। बिजली और उद्योग जैसे क्षेत्रों में कार्बन मूल्य निर्धारण सबसे ज्यादा है, लेकिन कृषि और कचरा प्रबंधन जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, वो काफी हद तक अभी भी इसके दायरे से बाहर हैं। ये इसकी पूरी प्रभावशालिता पर एक सवाल जरूर खड़ा करता है। ये तो है। और कार्बन क्रेडिट बाजार का क्या हाल है? रिपोर्ट में ये भी था कि ये विकास परियोजनाओं के लिए निजी पूंजी जुटा सकता है। हाँ, बिल्कुल। 2024 की पहली 3 तिमाहियों में करीब $14 बिलियन जुटाए गए, और इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा प्रकृति आधारित समाधानों का था, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस का। इन बाजारों के भी 2 मुख्य हिस्से हैं। एक तो है अनुपालन बाजार,
कंप्लायंस मार्केट्स, अनुपालन बाजार। जी, जहां कंपनियां अपने कानूनी दायित्वों को पूरा करने के लिए क्रेडिट खरीदती हैं, जैसे ईटीएस या टैक्स के तहत, या फिर विमानन उद्योग में कौसिया स्कीम है उसके तहत, या फिर देश अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों जो एनडीसीज कहलाते हैं पेरिस समझौते के तहत, उन्हें पूरा करने के लिए खरीदते हैं। 2023 में लगभग 1/4 मांग यहीं से आई थी। ओके, और दूसरा है स्वैच्छिक बाजार, वॉलंटरी कार्बन मार्केट। इसे वेरा और गोल्ड स्टैंडर्ड जैसे स्वतंत्र संगठन चलाते हैं। यहाँ कंपनियां अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से अपने कार्बन फुटप्रिंट की भरपाई के लिए क्रेडिट खरीदती हैं। अच्छा। हाल में यहाँ मांग थोड़ी घटी है, लेकिन प्रकृति आधारित परियोजनाओं और स्वच्छ खाना पकाने वाली जो परियोजनाएं हैं, क्लीन कुकिंग, उनमें रुचि बढ़ी है। हालांकि एक चिंता की बात यह भी है कि करीब 1 बिलियन टन के क्रेडिट वो बिके बिना पड़े हैं, अप्रयुक्त हैं। ये शायद क्रेडिट की गुणवत्ता पर कुछ संदेह या बाजार की जटिलताओं को दिखाता है। 1 बिलियन टन, ये तो बहुत ज्यादा है। क्या नई टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं इस क्षेत्र में? हाँ, आ रही हैं। जो इंजीनियर कार्बन हटाने वाली तकनीकें हैं, जैसे डायरेक्ट एयर कैप्चर DAC, जो सीधे हवा से CO2 सोखने की तकनीक है, या फिर एनहांस्ड रॉक वेदरिंग, इनमें भी रुचि बढ़ रही है। लगभग 8 मिलियन टन CO2 हटाने की प्रतिबद्धताएं जताई गई हैं। हालांकि अभी तक असल में केवल 3 लाख टन के करीब ही हटाया गया है। अच्छा, तो अभी शुरुआती दौर में है। जी, कह सकते हैं कि ये भविष्य की तकनीक है, जिसके लिए अभी समर्थन बन रहा है, लेकिन स्केल अप होना बाकी है। तो कुल मिलाकर देखें तो कार्बन मूल्य निर्धारण जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में एक अहम वैश्विक हथियार बनता जा रहा है। इसमें कई तरह के तंत्र हैं, बाजार उभर रहे हैं, और भारत का अपना दर आधारित ETS भी जल्द आने वाला है। बिल्कुल, लेकिन देखिए, इनकी सफलता इस बात पर बहुत निर्भर करेगी कि इन्हें कितनी चतुराई से डिजाइन और लागू किया जाता है, ताकि ये उत्सर्जन भी घटाएं और साथ ही आर्थिक विकास भी बाधित ना हो। और जैसा हमने पहले कहा, कृषि और कचरा जैसे क्षेत्रों को कैसे शामिल किया जाए, ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सही बात है। और अंत में ये सवाल तो बचता ही है, क्या ये बाजार आधारित समाधान अकेले हमें वैश्विक उत्सर्जन लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए काफी होंगे, या फिर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए और भी गहरे व्यवस्थागत बदलावों की जरूरत पड़ेगी? इस महत्वपूर्ण विषय पर, जिसकी चर्चा हमने विश्व बैंक रिपोर्ट और DTE के विश्लेषण के हवाले से की, सुनने वालों के क्या विचार हैं? खासकर UPSC की तैयारी कर रहे उम्मीदवार, आपकी क्या राय है इस पर? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये चर्चा आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।